गुड मॉर्निंग। आज हम समाजशास्त्र का परिचय पढ़ेंगे, अर्थात समाजशास्त्र के बारे में क्या अवधारणा है। तो समाज का एक अंतर संबंधी समग्र के रूप में अध्ययन करने के समाजशास्त्र के मुख्य सरोकार एवं समाजशास्त्री कल्पनाओं के बारे में आपको पहले ही परिचय दिया जा चुका है। व्यक्तिगत पसंद और नौकरी के बाजार पर हमारी परिचर्चा से ये पता चलता है कि किस प्रकार आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संस्थाएं अंतर संबंधित है और किस प्रकार एक व्यक्ति इससे बंधा हुआ भी है। तथापि कुछ सीमा तक इसको बदल भी सकता है। अगले कुछ अध्याय विभिन्न संस्थाओं और साथ ही साथ संस्कृति पर आधारित होंगे। ये समाजशास्त्र की कुछ प्रमुख शब्दावली एवं संकल्पनाओं पर भी केंद्रित होंगे, जिससे समाज को समझने में आपको मदद मिलेगी, क्योंकि समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन, समूह और समाजों का अध्ययन है। अर्थात समाजशास्त्र में जो मानव समूह है उसका अध्ययन किया जाता है, मानव जीवन के जो मूल्य हैं उनका अध्ययन किया जाता है, विभिन्न समाजों का अध्ययन किया जाता है। एक सामाजिक प्राणी की तरह स्वयं हमारा व्यवहार भी इसी विषय वस्तु का है। समाजशास्त्र ऐसा कार्य करने वाला पहला विषय नहीं है। लोगों ने हमेशा से उस समाज और समूह को देखा और समझा है जिसमें वे रहते हैं। ये सभी सभ्यताओं और युगों के दार्शनिकों, धार्मिक गुरुओं और विधिवेत्ताओं की पुस्तकों से स्पष्ट होता है। अपने जीवन और अपने समाज के बारे में सोचने वाला मानव स्वभाव केवल दार्शनिक एवं सामाजिक विचारकों तक सीमित नहीं है। हम सभी के अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में और दूसरों की ज़िंदगी के बारे में भी अपने अपने विचार रहते हैं, और इसी तरह अपने समाज और दूसरे समाजों के बारे में भी। ये रोज़ाना की हमारी धारणाएं और हमारी सामान्य बौद्धिक समझ ही है, जिसके अनुसार हम अपना जीवन जीते हैं। तो भी एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का एक समाज के बारे में प्रेक्षण का मतलब होता है देखना या जांचना एवं विचार, दार्शनिक अनुचिंतनों एवं सामान्य बौद्धिक समझ से हटकर है। मानव व्यवहार में क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है, अर्थात क्या तो अच्छा है और क्या बुरा है, रहन सहन के वांछित तरीके एवं एक अच्छे समाज के बारे में दार्शनिक तथा धार्मिक विचारक अक्सर निरीक्षण करते रहते हैं। समाजशास्त्र का सरोकार भी मानकों एवं मूल्यों के प्रति है, लेकिन इसकी मुख्य दृष्टि इन मानकों एवं मूल्य से परे है और उन उद्देश्यों पर है जिसका लोगों को अनुसरण करना चाहिए। इसका सरोकार उस तरीके से है जिसके तहत वे वास्तविक समाजों में कार्य करते हैं। अध्याय 3 में आप देखेंगे कि किस प्रकार धर्म का समाजशास्त्र ईश्वरीय मानसीय अध्ययन से अलग है। समाजों का अनुभविक अध्ययन समाजशास्त्रियों के कार्यों का एक अहम हिस्सा है, लेकिन इस बात का ये अर्थ कदापि नहीं है कि समाजशास्त्र का मूल्यों के प्रति कोई सरोकार नहीं है। इसका तात्पर्य केवल यह है कि जब एक समाजशास्त्री एक समाज का अध्ययन करता है तब वह जानकारी इकट्ठा करने और प्रेक्षण करने को उत्सुक होता है, चाहे वह उसकी निजी पसंद के प्रतिकूल हो। इसको स्पष्ट करने के लिए पीटर बर्जर एक असामान्य लेकिन प्रभावकारी तुलना पेश करते हैं। उन्होंने क्या तुलना पेश करी है, तो उन्होंने कहा कि किसी राजनीतिक या सैनिक संघर्ष में विरोधी पक्ष के जासूसी तंत्र द्वारा इस्तेमाल की गई सूचनाओं को हथियाना काफ़ी फायदेमंद होता है, लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि एक सफल जासूसी तंत्र की सूचनाएं पूर्वाग्रहों से मुक्त होती है। यदि कोई जासूस अपनी रिपोर्टिंग अपने अधिकारियों की विचारधारा एवं महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखकर करता है, तो उसकी रिपोर्ट न सिर्फ अपने पक्ष के लिए अनुपयोगी होगी बल्कि विरोधी पक्ष के लिए भी। यदि वह उसे हथियाना चाहे, एक समाजशास्त्री भी काफ़ी मायने में ऐसा ही एक जासूस है। उसका काम किसी भी निश्चित क्षेत्र में अधिक से अधिक शुद्ध रिपोर्ट तैयार करना है, जितना कि वह कर सकता है। बर्जर ने ये रिपोर्ट दी 1963 में, ठीक है। इसके बाद देखिए, क्या इसका अर्थ ये निकलता है कि समाजशास्त्री की अपने अध्ययन के उद्देश्यों के बारे में जानने अथवा उस पर उसके काम के प्रति जिसके लिए समाजशास्त्री ये जानकारी जुटाई जा रही है कोई सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है। उसकी जिम्मेदारी भी उतनी है जितनी समाज के एक नागरिक की होती है। लेकिन ये पूछताछ समाजशास्त्रीय पूछताछ नहीं है, ये तो एक जीव विज्ञानी के जैविकीय ज्ञान की तरह है, जिसका प्रयोग या तो स्वस्थ करने के लिए या ख़त्म करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि जीव विज्ञानी उस जिम्मेदारी से मुक्त है जिसके लिए वह कार्य कर रहा है, परंतु ये एक जैविकीय प्रश्न नहीं है। समाजशास्त्र अपने आरंभिक काल से ही स्वयं को विज्ञान की तरह समझता है।
समाजशास्त्र प्रचलित सामान्य बौद्धिक प्रेक्षणों या दार्शनिक अनुचिंतनों या ईश्वरवादी व्याख्यानों से हटकर वैज्ञानिक कार्य विधियों से बंधा हुआ है। इसका अर्थ है कि जिन कथनों पर समाजशास्त्री पहुँचता है वह कथन साक्ष्य के निश्चित नियमों के प्रेक्षणों द्वारा प्राप्त किए हुए होने चाहिए, ताकि दूसरे व्यक्ति उनकी जांच कर सके या उनकी जानकारियों के विकास हेतु उन्हें दोहरा सके। समाजशास्त्र में प्राकृतिक विज्ञान तथा मानव विज्ञान के अंतर और परिणामात्मक तथा गुणात्मक अनुसंधानों में के अंतर पर पर्याप्त बहस हो चुकी है। हमें यहाँ इस विवाद में नहीं पड़ना, लेकिन यहाँ जो बात प्रासंगिक है वह यह है कि समाजशास्त्र को अपने प्रेक्षणों और विश्लेषणों में कुछ निश्चित नियमों का पालन करना होता है, ताकि दूसरों के द्वारा उसकी जांच की जा सके। अगले खंड में हम समाजशास्त्री ज्ञान और सामान्य बौद्धिक ज्ञान की तुलना करने जा रहे हैं, जो एक बार फिर इस बात पर बल देता है कि समाजशास्त्र जिस तरह से समाज का परीक्षण करता है उसमें पद्धतियों की भूमिका, प्रक्रियाएं और नियमों का कितना महत्व है। इस पाठ्यपुस्तक का 5वां अध्याय आपको बताएगा कि समाजशास्त्री क्या करते हैं और किस तरह समाज का अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र और सामान्य भौतिक ज्ञान के बीच के अंतरों का विस्तृत वर्णन समाजशास्त्री उपागम एवं पद्धति के बारे में एक स्पष्ट विचार देने में सहायता करेगा। अर्थात समाजशास्त्र क्या करता है, एक प्रेक्षण के आधार पर और विश्लेषण के आधार पर समाज को देखता है, उसकी कमियां क्या है, उसके गुण क्या है, इन सब को देखकर और फिर उसके बाद में एक विस्तृत व्याख्या की जाती है। तो देखिए अगला जो पॉइंट है हमारा वो है समाजशास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञान। हम देख चुके हैं कि किस तरह समाजशास्त्रीय ज्ञान ईश्वर मानसीय और दार्शनिक प्रेक्षणों से अलग है। इसी प्रकार समाजशास्त्र सामान्य बौद्धिक प्रेक्षणों से अलग है। सामान्य बौद्धिक वर्णन सामान्यतः उन पर आधारित होते हैं जिन्हें हम प्रकृतिवादी या व्यक्तिवादी वर्णन कह सकते हैं। व्यवहार का एक प्रकृतिवादी वर्णन इस मान्यता पर निर्भर करता है कि व्यक्ति व्यवहार के प्राकृतिक कारणों की पहचान कर सकता है। अतः समाजशास्त्र सामान्य बौद्धिक प्रेक्षणों एवं विचारों तथा साथ ही दार्शनिक विचारों दोनों से ही अलग है। ये हमेशा ये सामान्यतः भी चमत्कारिक परिणाम नहीं देता, लेकिन अर्थपूर्ण और असंदिग्ध संपर्कों तक केवल सामान्य संपर्कों की छानबीन द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। समाजशास्त्रीय ज्ञान में बहुत अधिक प्रगति हुई है। ज़्यादा प्रगति तो सामान्य रूप से हुई है, परंतु कभी कभार नाटकीय उद्भवों से भी प्रगति हुई है। अर्थात धीरे धीरे जब समाज का अध्ययन किया जाता है तो उसमें जो परिवर्तन होते हैं उनके बारे में पता चलता है, लेकिन कभी कभी अचानक कुछ घटनाएं ऐसी भी होती है जिनके आधार पर भी समाज का पता लगाया जा सकता है। समाजशास्त्र में संकल्पनाओं, पद्धतियों और आंकड़ों का एक पूरा तंत्र है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किस तरह संयोजित है। ये सामान्य बौद्धिक ज्ञान से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। सामान्य बौद्धिक ज्ञान अपरिवर्तनीय, अर्थात इसमें चेंज नहीं होता। देखिए प्रकृतिवादी और समाजशास्त्री में अंतर है। देखो पहला गरीबी के आधार पर व्याख्या की गई है। तो प्रकृतिवादी कहते हैं कि लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि वे काम से जी चुराते हैं, समस्याग्रस्त परिवारों से आते हैं, परिवार का उचित बजट बनाने में अयोग्य, बुद्धिमत्ता की कमी है एवं कार्य के लिए स्थानांतरण से डरते हैं। वहीं जो समाजशास्त्री वो कहते हैं कि समकालीन गरीबी के कारण वर्ग समाज में असमानता की संरचना है, वे लोग इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं जिनकी कार्य की अनियमितता, दीर्घकालिक एवं मजदूरी कम है। इसके बाद में देखिए आगे दिया गया है कि क्योंकि ये अपने उद्गम के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछता, या दूसरे शब्दों में ये अपने आप में से ये नहीं पूछता कि मैं क्या विचार क्यों रखता हूँ, अर्थात मैं ये विचार क्यों रखता हूँ। एक समाजशास्त्री को अपने स्वयं के बारे में तथा अपने किसी भी विश्वास के बारे में प्रश्न पूछने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए, चाहे वह विश्वास कितना भी प्रिय क्यों ना हो। क्या वास्तव में ऐसा है? समाजशास्त्र के दोनों ही उपागम व्यवस्थित एवं प्रश्नकारी वैज्ञानिक खोज की एक विस्तृत परंपरा से निकले हैं। वैज्ञानिक कार्यविधि के इस महत्व को तभी समझा जा सकता है जब हम अतीत की तरफ लौटें और उस समय की सामाजिक परिस्थिति को समझें जिसमें समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का उद्भव हुआ, क्योंकि आधुनिक विज्ञान में हुए विकासों का समाजशास्त्र पर गहरा प्रभाव पड़ा है। चलिए हम संक्षिप्त रूप में देखें कि समाजशास्त्र की रचना में बौद्धिक विचारों की भूमिका कहाँ तक है, अर्थात बौद्धिक विचार कहाँ तक स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो बौद्धिक विचारों की बात करें तो बौद्धिक विचार जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका है, प्राकृतिक विकास के वैज्ञानिक सिद्धांतों और प्राचीन यात्रियों द्वारा पूर्व आधुनिक सभ्यताओं की खोज से प्रभावित होकर उपनिवेशी प्रशासकों, समाजशास्त्रियों एवं सामाजिक मानव विज्ञानियों ने
समाजों के बारे में इस दृष्टिकोण से विचार किया कि उनका विभिन्न प्रकारों से वर्गीकरण किया जाए ताकि सामाजिक विकास के विभिन्न चरणों को पहचाना जा सके। ये लक्षण 19वीं शताब्दी में आरंभिक समाजशास्त्रियों जैसे ऑगस्ट कॉन्त, कार्ल मार्क्स एवं हर्बर्ट स्पेंसर के कार्यों में पुनः दृष्टिगोचर होते हैं। अतः इस बात के प्रयास किए गए हैं कि उन बातों के आधार पर विभिन्न तरह के समाजों का वर्गीकरण किया जा सके। अब देखिए उदाहरण हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।